हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सर? बढ़िया। अच्छा, तो अभी 10th पास करके आप 11th में आए हो और 11th में हमने साइंस सब्जेक्ट चूज किया है ना? अच्छा, तो बच्चों पहले तो हम एक्चुअली मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम लोग डील करने वाले हैं, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं साइंस स्ट्रीम से, वो है सर फिजिक्स है ना। आप जब साइंस लेते हो तो आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं कि आप मैथ्स लेना चाहोगे या बायोलॉजी लेना चाहोगे। आप कोई सा भी लो, मैथ्स लो, बायोलॉजी लो, तो एक सब्जेक्ट कॉमन है जो आपको पढ़ना है सर, जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसे ही एक परसेप्शन होता है बच्चों का कि मैथ्स वालों की फिजिक्स स्ट्रांग होती है, बायोलॉजी वालों की फिजिक्स थोड़ी सी लूज रह जाती है ना। बच्चा लोग इस चीज़ को मैं नहीं मानता, ये परसेप्शन गलत है, क्योंकि मैंने बायोलॉजी के भी ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो फिजिक्स को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं और उससे बहुत ईजीनेस वे में डील करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? अभी आप 10th पास करके आए हो, नाउ यू ऑल आर सेमली कैपेबल, आप सबकी कैपेसिटी फिलहाल सेम है, ठीक है। ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ये डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है? ये डिफरेंस क्रिएट होता है सर हमारी मेंटालिटी से, कि हम सोच क्या रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये सोच करके चलूंगा स्टार्टिंग में, जो मैंने अब तक दुनिया से सुना है कि हम बायोलॉजी में हैं, हमारी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो सकती, तो सर वही चीज़ें होंगी। अगर मैं ये सोच के चलूंगा कि मेरी फिजिक्स स्ट्रांग हो सकती है, तो फिर वही होगा, क्योंकि सर एक लॉ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लाइफ का लॉ बता रहा हूं मैं आपको, फिजिक्स का कोई लॉ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है सर, आप जिस चीज को जितनी शिद्दत से और जितने मन से सोचते हो, वो चीज एक्चुअली में हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना, है ना? तो सर आपको ये चीज दिमाग में लानी नहीं है, आई एम ए बायोलॉजी स्टूडेंट सो आई कैन नॉट डू स्ट्रॉन्ग माई फिजिक्स। ये चीज नहीं है यार, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? आप अभी 10th पास करके आए हो, आप सब इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। 10th में जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो सबने पढ़ी हैं, जो बायोलॉजी लेगा उसने भी पढ़ी है, जो मैथ्स लेगा उसने भी पढ़ी है ना। और आपको जो फिजिक्स पढ़ाई जाएगी वो मैथ्स बायो सबको पढ़ाई जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारी फिजिक्स पता नहीं क्या है, हमें फिजिक्स पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये चीजें नहीं लानी है दिमाग में, क्लियर? दूसरी बात बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, इससे अक्सर लोग दूर भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकलेटिव सब्जेक्ट है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमें वैल्यूज निकालनी होती हैं, सोचना होता है, क्वेश्चंस करने होते हैं, इसलिए शायद दूर भागते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। बच्चा लोग मैं आपसे बोलूँगा कि नहीं यार, अब दूर भागना बंद करो, नहीं है। अगर मैं वही वाली बात आ जाती है, मैं अभी भी ये सोच कर चलूँगा नहीं फिजिक्स तो टफ है, तो सर वो पूरी लाइफ में टफ ही रहेगा। मैं पर्सनली बात करूं, अपनी खुद की बात करूं, सर फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि आप इसलिए बोल रहे हो सर आप पढ़ाते हो, आपको आता है ना। ऐसा नहीं है बच्चों, मैं अपने भी 11th-12th की बात करूं तो फिजिक्स इज वेरी मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यार इसमें आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो चीज़ें सुनने को मिलेंगी, वो चीज़ें सॉल्व करने को मिलेंगी, जो चीज़ें आपके पास हो रही हैं, जो चीज़ आप देख पा रहे हो, जो चीज़ आप फील कर पा रहे हो। बात समझ में आ रही है? अब यार मान लो सिंपल से ये फैन चल रहा है, ये फैन क्यों चल रहा है? अब ये चीज जानने का मन तो सबका करेगा ना, कि फैन में ऐसा क्या हो रहा है कि चल रहा है। हम तो बस एक स्विच ऑन करते ही चल जाता है ना। मान लो मैं किसी गाड़ी का पीछा कर रहा हूं, अगर मैं उसको कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करके आराम से एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं कि अगर मैं इस स्पीड से चलाऊंगा तो मैं इतने टाइम में यहाँ, इतने टाइम में यहाँ, इतने टाइम में यहाँ पहुंच जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? बच्चों नाव पानी के ऊपर तैर रही है, उसका क्या रीजन है? कोई चीज पानी के अंदर चल रही है, उसका क्या रीजन है? जब हवा चलती है तो क्या होता है? जब ट्रेन व्हीकल्स तेज स्पीड से जाते हैं तो हम उसकी तरफ क्यों खींचते हैं? बहुत सारी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं और फील करते हैं, बस वही है फिजिक्स। बस हमें थोड़ा सा और अंदर तक जाना है यार, हमें उन चीजों के रीजन तक जाना है, हमें उन चीजों की जड़ तक पहुंचना है, वही चीज फिजिक्स है। तो इसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि पता नहीं क्या आने वाला है, क्या सोचने वाला हूं, नथिंग। इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बहुत आसान सब्जेक्ट है। लेकिन कब ये टफ होता नहीं है, हम बना देते हैं हमारी आदतों की वजह से। बच्चा लोग फिजिक्स आसान है, लिटरली है, लेकिन वो कब है? जब हम उसे बहुत अच्छे से और डेली बेसिस पर पढ़ें। फिजिक्स में एक जो चीज है ना बच्चों, जो चीज स्ट्रांग भी बना सकती है और जो चीज लूज भी रख सकती है, वीक भी बना सकती है, वो क्या है? वो ये है सर कि इसका नेक्स्ट टॉपिक अपने प्रीवियस टॉपिक से अटैच्ड होता है। मतलब इफ यू डिडंट स्टडी द प्रीवियस टॉपिक, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस और थिंग्स रिलेटेड टू द नेक्स्ट टॉपिक।
मतलब अगर आपने लास्ट टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप अगले टॉपिक की बात नहीं कर सकते, है ना। तो अब बच्चों सीधी सी बात, सिंपल सी बात ये कि अगर आप अभी से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और साइंस लेने का बिल्कुल मन बना लिया है तो सर अब से लेकर के एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर तो आता रहेगा, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका फर्स्ट लेक्चर आएगा, लेकिन सर ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। बात समझ में आ रही है? तो मन में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि फिजिक्स टफ है यार, नहीं है टफ, बिल्कुल भी टफ नहीं, ठीक है। तो आपको जो चीजें पढ़ाई जाए, जो चीजें आप लोग पढ़ो वो एकदम मन से, एकदम मतलब दिमाग को ठंडा रख के, कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पर, तब आपको पढ़ना है। क्लियर हो गई सर बात? चलें तो सर हम स्टार्ट करते हैं हमारी फिजिक्स, जो कि आपकी 11th क्लास से रिलेटेड है। फिजिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर मैं नहीं बोलूंगा, फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सर अभी, क्योंकि फिजिक्स अगर मुझे सीखनी है तो मुझे फिजिक्स से पहले कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने पड़ते हैं जो मुझे फिजिक्स में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यार मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ और फिजिक्स में मुझे बहुत जगह पर ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। आई नो दैट आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ करके आए हो, है ना। आप में से बहुत बच्चों को बहुत अच्छे से भी आती है और आप में से कुछ बच्चे लूज भी हैं, वीक भी हैं उस टॉपिक में, ठीक है। तो बच्चों वो चीज़ें मुझे उस तरीके से पढ़नी है कि यार मुझे वो फिजिक्स में काम कैसे आएंगी। आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है, 10th क्लास में ग्राफ बनाया भी है, मैथमेटिक्स के पेपर में आया भी होगा, स्ट्रेट लाइन वगैरह, है ना। तो यार वो चीज़ें ना मुझे अब डायरेक्ट पढ़नी पड़ेंगी सर। मैं अब वेट नहीं कर सकता कि मैं पॉइंट्स की वैल्यू डालूं, पॉइंट निकालूं, फिर पॉइंट ड्रॉ करूं, फिर पॉइंट से ग्राफ बनाऊं, वो चीज़ें अब मैं नहीं कर सकता। मुझे फिजिक्स पढ़नी है और फिजिक्स में एक बहुत छोटा सा माइनर सा टॉपिक है ग्राफ, माइनर सा टॉपिक है ग्राफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे समझना है, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा जब मैं फिजिक्स सॉल्व करूंगा कि मैं ग्राफ के लिए पॉइंट्स डिसाइड करूं और पॉइंट्स निकाल करके पॉइंट्स को मिलाऊं और फिर ग्राफ बनाऊं। बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है ना। तो सर कुछ ऐसे ही मैथमेटिकल टूल्स हैं जो मैथ्स में तो बहुत अच्छे से आते हैं, मैथ्स में तो हम बहुत डीपली ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ना फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हमें उनको जानना होता है बस, है ना। एक मतलब उनके बारे में नॉलेज लेनी होती है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उन टॉपिक्स के बारे में दे पाऊं, ठीक है सर। तो सर यार स्टार्ट करते हैं हमारी फिजिक्स, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही एक आसान सा सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स, क्या? बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा बेसिक्स ऑफ फिजिक्स का, देखें सर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। और हमने बताया कि बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स इंक्लूड करेंगे जो हमें फिजिक्स में काम आते हैं, विच आर नॉट द पार्ट ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के पार्ट नहीं है लेकिन फिजिक्स में काम बहुत आते हैं। अब काम बहुत आएंगे तो यार मुझे आना चाहिए, मुझे उन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो हम पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, अभी आप 10th से निकल करके 11th में आए हो, साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ा है आपने जिसके पार्ट्स डिवाइड होकर के हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। बात समझ में आ रही है? मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा सर, आप थोड़ा बहुत जितना भी जानते हो फिजिक्स के बारे में, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताएं कि फिजिक्स होता क्या है। आई वॉन्ट टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, आई वॉन्ट टू डिस्कस द वर्ड फिजिक्स। है क्या ये फिजिक्स, ठीक है। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता यार जो रटने वाली चीज़ें हैं कि फिजिक्स यहाँ से आया, ये वर्ड है, ये है, वो है। आप प्रैक्टिकली समझो चीज़ों को। फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब आप जितना सोचोगे, जितना समझोगे, उतना मजा आएगा फिजिक्स को पढ़ने में, ठीक है। तो फिजिक्स को समझो, प्रैक्टिकली बताओ आपको फिजिक्स वर्ड सुन करके क्या लगता है, क्या मजा आता है, क्या सुनने को मिलता है, क्या आप सोचते हो, दिमाग में क्या आता है। जैसे ही मैं बोलता हूँ फिजिक्स तो दिमाग में क्या आता है सर? दिमाग में डर आता है। अरे यार डर की बात नहीं चल रही, फिजिक्स की बात चल रही, बताओ, है ना। अगर आपने मैक्सिमम लोगों से सुना होगा तो फिजिक्स को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ नेचर, है ना। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ। तो लोगों से जब आपने सुना होगा तो बोला होगा कि स्टडी ऑफ नेचर, और बात करूँ तो नेचुरल फिनोमेनाज, कि नेचर में जो भी फिनोमेनाज हो रहे हैं उनकी स्टडी क्या होती है सर? फिजिक्स होती है। यही ना, यही सुना है हमने, नेचुरल फिनोमेनाज, है ना, यही सुना है। लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं है। सुनो जरा ध्यान से। मान लो मैंने सॉल्ट लिया और वाटर में डिजॉल्व कर दिया, नमक को पानी में घोल दिया, क्या ये फिजिक्स में आता है? सोचो, क्या ये फिजिक्स में आता है? नहीं सर, ये तो केमिस्ट्री में आता है, ये तो केमिस्ट्री में आता है। CO2 जो थी उसको मैंने H2O के साथ मिलाया तो कुछ बन गया, क्या ये फिजिक्स में आता है? नहीं सर, ये भी फिजिक्स में नहीं आता, है ना। मान लो मैंने कोई CH4 मैथेन ले लिया, मैथेन को ऑक्सीजन के साथ रख दिया, है ना, पानी बन गया और CO2 बन गया, क्या ये फिजिक्स में आता है? नहीं सर, ये केमिस्ट्री में आता है।
यार मेरी बॉडी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये भी तो एक नेचुरल फिनोमेना है, ये नेचर से प्रोवाइडेड है सर, ये मैंने खुद ने नहीं किया है ना। डाइजेशन होना, बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है, वो सारी चीजें नेचुरल फिनोमेना है, ये भी तो नेचर में ही आता है। तो क्या ये फिजिक्स में पार्ट है? नहीं है सर, ये भी फिजिक्स का पार्ट नहीं है। तो सर एक बात समझो, मैं फिजिक्स में कभी भी ये नहीं बोल सकता कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल नेचुरल फिनोमेनाज। नहीं यार, हम सारे नेचुरल फिनोमेनाज को फिजिक्स में स्टडी नहीं करते। अगर मैं सारी नेचर के फिनोमेनाज को फिजिक्स में ही पढ़ लूंगा तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्या जरूरत पड़ेगी? बात समझ में आ रही है ना, है ना। तो सर मैं नेचुरल फिनोमेनाज के साथ में एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दूं, छोटा सा वर्ड ऐड कर दूं। क्या सर? मैं उन नेचुरल फिनोमेनाज की बात करूंगा विच वी कैन सी और फील। केवल वो फिनोमेनाज की बात हम लोग करेंगे जो हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। यार मैंने सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया था, नमक को पानी में घोला था, तो या तो मैं स्टार्टिंग की पोजीशन बता सकता हूं कि ये नमक है ये पानी है, या मैं घुलने के बाद उसको टेस्ट करके बता सकता हूं कि हाँ इसमें नमक घुल गया है। यार वो जब डिजोल्व हो रहा था तो क्या वो प्रोसेस मुझे फील हुआ या दिखा? नहीं दिखा। वो प्रोसेस मेरे पास में नहीं है, वो फिजिक्स में नहीं आता। बात समझ में आ रही है? यार CH4 को जब मैंने O2 के साथ में रिएक्ट करवाया तो CO2 और H2 बन गए। सर मुझे स्टार्टिंग में पता था कि मेरे पास मैथेन है और O2 है, ऑक्सीजन है, लेकिन लास्ट में मुझे पता चला कि CO2 बन गया और ये बन गया। यार वो बने कैसे, इंटरेक्शन कैसे हुआ, वो चीज़ ना तो मुझे फील हुई ना मैंने देखी। बात समझ में आ रही है ना। तो वो फिनोमेनाज, नेचर के वो फिनोमेना जो मैं देख सकता हूँ और फील कर सकता हूँ, वो सारे किस में आते हैं सर? फिजिक्स में आते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी सर? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेनाज, दोज नेचुरल फिनोमेनाज विच वी कैन सी और फील। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है ना। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ये हमारा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, इन सब में से जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है सर, फिजिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए सर वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। कि फिजिक्स में हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने होते हैं जो फिजिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिजिक्स में उनके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गई सर बात? चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स को। फिजिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं हम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में, वो फर्स्ट टॉपिक है सर हमारा ग्राफ। वो फर्स्ट टॉपिक है सर हमारा ग्राफ। क्या है सर? ग्राफ। ठीक है, ग्राफ। अब ये ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं? यार फिजिक्स में ना बहुत जगह ऐसी ऐसी इक्वेशंस बनेंगे, ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जिन दो वेरिएबल्स के बीच में मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा कि अगर मैं इस चीज को इस चीज के साथ में देखूं ग्राफ बना करके तो कैसा बनेगा, है ना। तो उस टाइम के लिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए मुझे ग्राफ की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर हो गई सर बात? चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से आता है, ग्राफ क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है ग्राफ, आप लोगों ने बनाया भी है ग्राफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ है क्या? बताएं, बोले। चलिए सुने अब बच्चा लोग, वेरिएबल और कांस्टेंट समझते हो ना? वेरिएबल और कांस्टेंट समझते हो ना? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो अगर मैं x और y लिख देता हूँ, x लिख दिया मैंने, तो x की वैल्यू फिक्स नहीं है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी पॉसिबल है, -2 -4, है ना। लेकिन मैं आपसे सामने लिखता हूँ 5, तो सर 5 की वैल्यू फिक्स है 5, इट कैन नेवर बी 3, इट कैन नेवर बी -3। बात समझ में आ रही है? तो 5 तो फिक्स वैल्यू है ना। तो जो फिक्स नंबर्स होते हैं ना, उनको तो मैं बोलता हूँ कांस्टेंट, कि जिसकी फिक्स वैल्यू होती है वो तो कांस्टेंट होता है। क्लियर? और जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती वो वेरिएबल होता है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, तो बच्चों वेरिएबल और कांस्टेंट ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब आप बात सुने, जो वेरिएबल्स होते हैं, अब जो वेरिएबल्स होते हैं, मान लो x और y दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर? y इक्वल्स टू 2x। मान लो ये कोई रिलेशन है, y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं कि किसी दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को दर्शाने के कितने तरीके पॉसिबल है? कितने तरीके पॉसिबल है सर? पहला तरीका तो शायद मैंने लिख दिया है बोर्ड पर ही, किसी इक्वेशन से शो कर दो, कोई इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन मैंने लिख दी, है ना। तो इक्वेशन बना करके शो कर सकता हूं कि y इक्वल्स टू 2x, है ना। या मैं क्या लिख सकता हूं सर? या मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं, y इज डबल ऑफ x
या तो मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, है ना। तो एक तो रिलेशन बता देगा, तरीका क्या हुआ, इक्वेशन लिख दी मैंने y इक्वल्स टू 2x। एक तरीका क्या हुआ सर, y इज डबल ऑफ x, मतलब स्टेटमेंट लिख दी मैंने कि y x का डबल है। आप जो भी x की वैल्यू सोचते हो उसका डबल कर लो, वो क्या है, y। बात समझ में आ रही है। तो एक तो हो गया इक्वेशन का तरीका, एक हो गया स्टेटमेंट का तरीका। सर एक जो तरीका आता है ना वही है आपका ग्राफ, एक और जो तरीका आता है वो क्या है आपका ग्राफ। बात समझ में आई क्या, वो क्या है आपका ग्राफ। क्लियर हो गई सर बात, पक्की बात है। चलिए अब ग्राफ को डिफाइन कैसे करें यार, ग्राफ को डिफाइन कैसे करें यार, एक बात बताओ, y इक्वल्स टू 2x, ये रिलेशन है ना किसमें, x और y में, किसमें, x और y में। तो बच्चों ये x और y में जो रिलेशन है, अगर मैं इस रिलेशन को किसी पेपर पे प्लॉट कर दूं, एक कर्व के रूप में प्लॉट कर दूं, तो वो जो चीज बनेगी ना उसको मैं ग्राफ। बात समझ में आ रही है क्या। बेसिकली ग्राफ क्या है, ग्राफ इज अ प्रोसेस टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू शो द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। बात समझ में आ रही है। तो ग्राफ किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को शो करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। क्लियर, डिफाइन करें इसको तो बेसिक डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं बच्चों में ग्राफ की, क्या बोल सकता हूं बच्चों में ग्राफ की, इफ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इफ अ रिलेशन बिटवीन two variables is drawn on a paper in the form of curve, then it is called graph। तो हम उसको क्या बोलते हैं सर, then it is called graph। बात समझ में आ रही है ना। तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं सर, ग्राफ बोलते हैं। क्लियर हो गई सर बात, पक्की बात है यहां तक की, बोलो 100%। चलिए अब बच्चों ग्राफ कुछ टाइप्स के होते हैं, ग्राफ बहुत तरीके के होते हैं। क्या बोल रहा हूं सर मैं बोल रहा हूं कि ग्राफ क्या होता है, कर्व होता है। मैं बोल रहा हूं कि ग्राफ क्या होता है सर, हमने बोला कि जब हम किसी रिलेशन को किसके फॉर्म में ड्रॉ करें, कर्व की फॉर्म में ड्रॉ करें, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफ। अब यार ये कर्व तो कैसा भी हो सकता है, अब कर्व की शेप के बेसिस पर मैं ग्राफ को टाइप्स में डिवाइड करता हूं, ग्राफ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, है ना। ग्राफ तो बेसिकली क्या है, दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन। ग्राफ क्या है, दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन, विच इज ऑन अ पेपर, एक पेपर के ऊपर, ठीक है। लेकिन सर ये जो ग्राफ है ये है क्या, बेसिकली कर्व है जो दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच बन रहा है, ठीक है। अब ये जो कर्व है ना, इस कर्व की शेप के बेसिस पर, है ना, अगर मैं इस कर्व की शेप के बेसिस पर बात करूं तो शेप के बेसिस पर मैं ग्राफ्स की कुछ टाइप्स बनाता हूं, जो मेरे सिलेबस में है या जो मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाले ग्राफ्स हैं वो ही मैं पढ़ने वाला हूं। फॉर एग्जांपल क्या सर, फर्स्ट तो मैं बोल सकता हूं अगर ये शेप जो बन रही है वो स्ट्रेट लाइन हो तो ग्राफ पहला जो मैं पढ़ूंगा वो क्या होगा सर, स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा क्या बोल सकता हूं सर, मान लो वो ग्राफ पैराबोला हो। अब सर हमें नहीं पता पैराबोला क्या होता है, यार पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो वो ग्राफ एलिप्स हो, एलिप्स क्या होता है सर हमें नहीं पता। मान लो वो ग्राफ सर्कल हो, हाँ सर ये तो हमें पता है सर्कल क्या होता है, सर्कल पता है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल, है ना, हाँ वही, ठीक है बच्चों। या फिर वो ग्राफ हाइपरबोला हो, या फिर वो ग्राफ हाइपरबोला हो। बात समझ में आ रही है यार, बहुत अच्छे से चीजों को समझना। तो ये 5 टाइप से ग्राफ की जो मैं पढ़ने वाला हूं, 5 टाइप से ग्राफ की जो मैं पढ़ने वाला हूं, कौन कौन सी सर, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला, ये 5 तरह के ग्राफ मैं अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में पढ़ूंगा, क्योंकि इन 5 से हटकर कोई ग्राफ बनेगा तो मैं उसको उसी टाइम डिस्कस कर लूंगा। बेसिकली जो चीजें मेनली जो जिन चीजों के आसपास घूमेंगी वो ये 5 चीजें। बात समझ में आ गई क्या सर। चलिए तो जल्दी से आप बोर्ड पर डेफिनेशन है ग्राफ की और टाइप्स ऑफ ग्राफ लिखे, उन सबको नोट करेंगे सर जल्दी से। अब करना क्या है यार, हमारा जो सिलेबस चलेगा वो कैसे चलेगा, 2 मिनट लूंगा मैं आपकी। आपको करना क्या है, मैं अभी साइड में हो जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करके जो भी चीजें बोर्ड पर हैं वो नोट करोगे अपनी कॉपी में राइट नाउ। बात समझ में आई क्या, मतलब आप जब भी वीडियो लेक्चर्स के लिए बैठोगे तो पेन कॉपी लेकर के बैठोगे सर, पेन कॉपी लेकर के बैठोगे सर। बात समझ में आ रही है, आपको मैक्सिमम नोट्स यहीं से मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको और नोट्स और बेटर नोट्स की जरूरत पड़ती है, बेटर एक होता है ना थियोरेटिकल वे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे। बात क्लियर हो गई सर, है ना। अभी वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके जो भी चीजें आपके साथ में बोर्ड पर लिखी हुई हैं उनको नोट करें सर जल्दी से।
हाँ जी सर, नोट कर लिया क्या? बोलो, कर लिया? नहीं सर अभी नहीं किया, आप इतनी जल्दी आ गए यार, इसीलिए तो बोला था वीडियो को पॉज कर दो। अगर आप वीडियो को पॉज कर दोगे तो आप मेरी मर्जी से कभी तक भी लिखो। आप मेरे को कल वापस से वीडियो को स्टार्ट करोगे तो मैं कल वापस आऊंगा ना यार, है ना, अभी थोड़ी आऊंगा। बात समझ में आ रही है क्या? है ना, तो ध्यान रखना है, वीडियो को पॉज करके फिर नोट करना है। क्लियर? चलिए सर, अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन। जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चा? स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं। क्लियर? चलिए हम बात कर रहे हैं ग्राफ्स की, स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा होगा सर? जब मैं दो क्वांटिटीज के बीच ग्राफ बनाऊंगा और वो ग्राफ की जो शेप आएगी वो कैसी आएगी सर? स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन तो समझते हो, एकदम सीधी लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखें बच्चों, आप किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को इक्वेशन से शो करते हो और मेरे पास में जब ग्राफ बनाने का टाइम आएगा तो उस टाइम मेरे सामने इक्वेशन ही होगी, है ना, कि दो वेरिएबल्स की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो मैं हर एक ग्राफ की एक जनरल इक्वेशन पढ़ूंगा सर, एक जनरल इक्वेशन पढ़ूंगा कि ऐसी इक्वेशन देखने को मिले तो ये ग्राफ ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसी इक्वेशन देखने को मिले तो ये ग्राफ ऐसा होगा। बात क्लियर हो रही है ना? पक्की बात है? अच्छा, तो बच्चों वही चीजें मैं पढ़ूंगा। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं और स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है सर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है सर। ठीक है, अब बच्चों स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये जो भी चीजें यहाँ पर काम आएंगी वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो बच्चों जो वेरिएबल्स आ रहे हैं यहाँ पर वो क्या हैं? जैसे y और x क्या है? y और x क्या है सर? ये तो वो दो चीजें हैं जिनके बीच में रिलेशन निकालना है। y और x क्या है? ये तो वो दो चीजें हैं जिनके बीच में रिलेशन निकालना है। बात समझ में आ रही है ना? तो y और x तो वेरिएबल्स हो गए, है ना। m क्या है सर? सर m को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। m को क्या बोलते हैं सर? स्लोप ऑफ लाइन। बात समझ में आ गई क्या? और c क्या है सर? c है सर इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस क्या? किसका? लाइन का, है ना। तो यहां पे आप लिख लो इंटरसेक्ट ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस। मतलब लाइन y एक्सिस को कहां पर क्रॉस करेगी, काटेगी, वो क्या है? C। ठीक है बच्चों, अगर मैं ग्राफ बनाऊं आपसे, मैं बोलूं कि कोई लाइन है मेरे पास और वो लाइन कुछ ऐसे है। मान लो मैंने x और y के बीच में ग्राफ बनाया और वो कुछ ऐसा बना। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है बच्चों, ये ग्राफ है, मान लो वो कुछ ऐसा बना, ये ग्राफ बना। ठीक है, इधर क्या है? मैंने लिया x, इधर मैंने लिया y। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है ऐसा, है ना। अब बच्चों इस ग्राफ में इस लाइन की इक्वेशन यही है, ये कैसे पता चलेगा? दो चीजों से। कैसे सर? एक तो ये y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो वैल्यू होगी ना यहां से यहां तक की, ये जो वैल्यू होगी सर, ये वैल्यू है सर c, है ना, कि y एक्सिस को लाइन ने किस पॉइंट पर क्रॉस किया, वो वैल्यू है आपकी c। क्लियर हो गई सर? c क्या है? इंटरसेक्ट ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस, कि y एक्सिस को लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर बच्चों? m क्या है? इसको ध्यान से देखें यार, मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दूं ऐसे, x एक्सिस से ये कितना एंगल बना रही है? x एक्सिस से ये कितना एंगल बना रही है? थीटा। x एक्सिस से ही कितना एंगल बना रही है? थीटा। इस चीज से पता चलेगा कि उस लाइन की स्लोप क्या है, उस लाइन का m क्या है। बात समझ में आ रही है क्या? देखें सर, क्या दो चीजों से लाइन फिक्स हो जाएगी? भाई लाइन तो बहुत सारी पॉसिबल है ना, लाइन तो बहुत सारी पॉसिबल है दुनिया में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल है इस XY प्लेन में, है ना। तो क्या इसी लाइन की बात हो रही है? ये कैसे फिक्स हुआ? C और थीटा से। समझे सर बात को? सर C से क्या फिक्स हुआ? मान लो मैंने C बोला 2 है, C इक्वल्स टू 2 बोल दिया, इसका मतलब उस लाइन की बात होगी जो y को 2 पर इंटरसेक्ट करेगी। C क्या है? इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस ऑफ लाइन, यही है ना।
सी को मैंने 2 बोल दिया, इसका मतलब क्या है सर, आप उस लाइन की बात कर रहे हो जो y को 2 पर इंटरसेक्ट कर रही हो +2 पर। क्लियर? अब यार इस पॉइंट से जाने वाली लाइंस तो इनफाइनाइट है क्या? बहुत सारी लाइन से जो इस पॉइंट से जा रही हैं, बात समझ में आ रही है क्या? है ना? अब किस लाइन की बात हो रही है ये कैसे पता चलेगा? इससे तो इनफाइनाइट लाइन से जा सकती हैं भाई, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से तो ये भी जा सकती है, ये ऐसे तो इनफाइनाइट लाइन से जा सकती है किसी पॉइंट से, है ना? मैं किस लाइन की बात कर रहा हूं, ये कैसे फिक्स हुआ सर? थीटा से। सर सी से तो पॉइंट फिक्स हो गया कि वो लाइन जानी कहां से चाहिए, जानी कहां से चाहिए, 2 से जानी चाहिए। बच्चों थीटा से क्या फिक्स हुआ? मान लो यार ये पॉइंट है, ऐसे 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 बहुत सारी लाइन से जा रही है, मैंने आपसे फिक्स कर दिया कि सर ये जो बेस लाइन है ना, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इससे वो वाली लाइन आपको लेनी है जो 30 डिग्री का एंगल बना रही हो। कौन सी लाइन आपको लेनी है? जो 30 डिग्री का एंगल बना रही हो, जो 30 डिग्री का एंगल बना रही हो। बात समझ में आ रही है? सर जैसे ही मैंने इसको 30 डिग्री फिक्स किया, अब मैं क्या करूंगा सर, जाएगी तो इस पॉइंट से बहुत सारी लाइन से जा रही है, ऐसे 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 बहुत सारी लाइन से जा रही है ना, लेकिन मुझे इन सब में से कौन सी लाइन चाहिए? जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही हो। बात समझ में आ रही है? अब यार वो लाइन यही है, वो लाइन क्या है, यहां से मैं गया, मैंने देखा कि थीटा क्या है, 30 डिग्री है, और जैसे ही मुझे थीटा 30 डिग्री मिला तो मैंने उस लाइन को ड्रॉ कर दिया। सर अब इन दो चीजों को रखने वाली एक ही लाइन पॉसिबल है, ये c = 2 और थीटा = 30 डिग्री रखने वाली एक ही लाइन पॉसिबल है सर ये। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, पक्की बात है ना? क्या सर ऐसी, अब मतलब एक बात तो फिक्स हो गई, अगर मैं c और थीटा दो चीजें फिक्स कर दूं तो लाइन फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब मैं एक पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहा हूं और ये इक्वेशन एक पर्टिकुलर लाइन की है। बात क्लियर हुई क्या सर? पक्की बात है? बात समझ में आई क्या? है ना? तो ये बात समझ गई ना कि सी और थीटा फिक्स कर दूंगा तो मुझे लाइन फिक्स हो जाती है। इसका मतलब मैं एक ही लाइन की बात कर रहा हूं, है ना? जिस लाइन की आप बात कर रहे हो वो एक फिक्स यूनिक लाइन है। क्लियर हो गई सर बात? चलिए बात करते हैं आगे। सर ये सी तो क्या बताता है कि लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर? बच्चे थीटा क्या बताता है? ये थीटा बताता है आपको स्लोप ऑफ लाइन। इस थीटा से आपको मिलता है tan थीटा। इस थीटा से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। और tan थीटा क्या होता है सर? tan थीटा ही होता है स्लोप ऑफ लाइन। tan थीटा ही क्या होता है सर? स्लोप ऑफ लाइन। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? है ना? अब मैं इन वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से लिख रहा हूं सर। y = mx + c आपने पढ़ा, y = mx + c आपने पढ़ा, और मैं बात कर रहा हूं वेरिएबल्स की। सारे वेरिएबल्स क्या हैं सर? m क्या है? tan थीटा। m क्या है सर? tan थीटा। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। इन दोनों को ही क्या बोला जाता है सर? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का मतलब समझते हो ना, ढाल, लाइन की ढलान कितनी है। यार ये थीटा जितना ज्यादा होगा लाइन की ढाल उतनी ज्यादा हो जाएगी, है ना? tan थीटा उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये थीटा ऐसे हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया, तो सर एक्स एक्सिस भी ऐसे ही है, ये लाइन भी ऐसे ही है, तो सर दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, और एंगल 0 हो गया इसका मतलब tan 0 0, मतलब उसमें कोई ढाल ही नहीं है। यार यहाँ रख दो कि यहीं रखा रहेगा। अगर इसमें ढाल होती तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता ना। क्यों आ जाता? क्योंकि ढलान है यार। बात समझ में आ रही है? तो एक बेसिकली स्लोप का मतलब ढलान है। क्लियर? m = tan थीटा स्लोप ऑफ लाइन। बच्चों यहाँ पे थीटा क्या है? यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन ऑन एक्स एक्सिस। जो लाइन एक्स एक्सिस पर एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं थीटा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों मैं इसी लाइन को देखता तो एक्स एक्सिस को ऐसे आगे बढ़ा सकता हूँ इधर में, है ना? उधर एक्स है तो इधर एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है? और इस लाइन को बात करूँ बच्चों, इस लाइन को आगे बढ़ा सकता हूँ। लाइन क्या होती है? जो इनफाइनाइट तक जाती है दोनों तरफ से, कभी खत्म नहीं होती। इस लाइन को ऐसे बोल सकता हूँ सर मैं, है ना? तो अब बताओ यार, ये एंगल थीटा ही तो है, ये एंगल थीटा ही तो है। दो पैरेलल लाइंस को जब कोई एकदम तिरछी लाइन काटती है तो बनने वाले एंगल सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों, है ना? ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। बात समझ में आ रही है ना? तो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं थीटा। बात क्लियर हो गई क्या? बात क्लियर हो गई क्या? दूसरी बात बच्चों, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, तो देखो ये दो एंगल बना रही है बच्चों। एक तो ये बना रही है थीटा, सामने वाला भी कितना होगा? थीटा। मान लो एक ये भी बन रहा है क्या? फाई ऐसे, और एक ये भी बन रहा है फाई ऐसे। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? अब मुझे थीटा लेना है या फाई लेना है? भाई एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनाएगी कोई भी लाइन। कोई भी लाइन, दो लाइंस जब आपस में क्रॉस करती हैं तो दो एंगल बनाती हैं, दो एंगल बनाती हैं, है ना? अब थीटा लेना या फाई लेना ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड नहीं करता।
नहीं करता। क्यों नहीं करता, ध्यान से सुने सर। थीटा और फाई में से कौन सा लूंगा, ये डिपेंड किस चीज पे करेगा कि एंगल शुड बी मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो एंगल आप ले रहे हो वो एंगल मेजर होना चाहिए। यहां पे लिख रहा हूं सर मैं, दिस एंगल शुड बी मेजर्ड in anti-clockwise direction. From x-axis. आप x एक्सिस से, और आई शुड से पॉजिटिव x एक्सिस, आपको पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। आपको पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, सर ये लाइन है, मान लो मैं ये वाला एंगल लेता, ये वाला, तो ये तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ ना। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में चल रहा हूँ। क्लॉकवाइज का मतलब होता है सर जैसे घड़ी चलती है वैसे ही चलो। अब घड़ी तो ऐसे चलती है ना, है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सर घड़ी ऐसे चलती है, क्लॉक ऐसे चलती है, लेकिन आपको अपोजिट चलना है ऐसे। बात समझ में आ रही है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट टू द रोटेशंस ऑफ क्लॉक, और क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ क्लॉक। बात समझ में आ गई। तो सर आपको क्लॉक की डायरेक्शन में नहीं जाना, ये एंगल नहीं लेना, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज भी किससे चलना है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, बोलो पक्की बात है ना। तो थीटा को समझ के, थीटा हमेशा कहां से मेजर्ड होगा सर, थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा। और ये जो एंगल आप मेजर कर रहे हो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड होना चाहिए। बात समझ में आ गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गई सर बात, पक्की बात है क्या, 100% श्योर होना, देख लो। अच्छा बच्चों, सी की जो बात है, सी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस। सी को हम क्या बोल रहे हैं सर, इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस। सी क्या है, लाइन का इंटरसेक्ट वाई एक्सिस पर, है ना। अब इसको तो आप समझ लो सीधे सीधे, अगर प्लस वाई पर काटेगी, प्लस वाई पर काटेगी तो सी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव वाई पर काटेगी तो सी की वैल्यू नेगेटिव, है ना। और कितना एंगल बनाएगी कहां से पता चलेगा सर, ये मुझे स्लोप से पता चल जाएगा, एम से पता चल जाएगा। एम की वैल्यू मान लो √3 होती है, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3, और tan थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पर, और सी की वैल्यू मान लो 2 है, तो बच्चों 2 से जाएगी और x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये लाइन बन जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या, फिक्स लाइन बन जाएगी, है ना। तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये इक्वेशन किस लाइन की बात कर रहा है। क्लियर। तो अब आपको यही काम करना है सर, डायरेक्ट इक्वेशन ऑब्जर्व करनी है, और इक्वेशन को डायरेक्ट ऑब्जर्व करके क्या करना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, है ना। तो अभी हम कुछ केसेस पढ़ने वाले हैं कि m क्या हो सकता है, c क्या हो सकता है, थीटा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई क्या। चलिए, तो बच्चा लोग जो भी बोर्ड पर आपको दिख रहा है वो जल्दी से नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। हाँ जी सर, नोट कर लिया क्या, पक्का। तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए सर। y x दोनों तो वेरिएबल हैं, m और c क्या है, m है स्लोप ऑफ लाइन जो tan थीटा होता है, c क्या है, c है सर इंटरसेक्ट ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस, कि y एक्सिस पर c इंटरसेक्ट करेगी तो कितने पर काटेगी। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो सर आज की वीडियो में मैं इतना ही पढ़ रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन की केसेस के बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज का जो मेजर पॉइंट था हमारा वो ये था कि सर फिजिक्स से डरना नहीं है, और जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उनको फिजिक्स में यूज करने पर ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये मैथ्स में ही आते हैं, ये बात अलग है। या आई एग्री कि मैथ्स वाले इन चीज़ों को और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, लेकिन यार बायोलॉजी वालों आपके पास भी उतनी ही चीज़ें आ रही हैं जितनी फिजिक्स में मैथ्स के पास आ रही है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि ये चीज़ आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो आप भूल जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें दिमाग में जरूर रखनी है, भूलना नहीं है यार। डेली टू डेली आपको एक बार स्टडी करते रहना है। क्लियर हो गई सर बात। चलिए सर, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहीं से y इक्वल्स टू mx प्लस c से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक। और एक और चीज, कॉन्फिडेंस और एनर्जी हमेशा चाहिए आपको फिजिक्स की क्लास में। मतलब अटेंटिव तो ऐसे रहना पड़ेगा सर जैसे एक एनर्जेटिक इंसान होता है ना, फुल ऑफ एनर्जी एकदम, कि सर आप पढ़ाए जाओ, पढ़ते जाएंगे, मजा आ रहा है पढ़ने में। बात समझ में आ रही है ना। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए कॉन्फिडेंस और नई एनर्जी के साथ। क्लियर सर, चलिए।